हेलो एंड वेलकम टू द गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे साथ जो है चिराग गौड़ जी जुड़ने वाले हैं, जो कि बीपीएससी AE 03 2017 में जो है अनरिजर्व कैटेगरी से उन्होंने अपना सिलेक्शन पाया है और 11वीं रैंक ओवरऑल जो है 11वीं रैंक वो प्राप्त किए हैं। तो वो आज जो है हमारे साथ मिलकर आपके साथ जो है बाकी जितने भी अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और आने वाले जो जितने भी एग्ज़ाम हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के, मेनली मैकेनिकल के जो हैं, उनको लेकर के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और बाकी जो भी सजेशन आपको देना चाहें वो आपको देंगे। तो आइए स्वागत करते हैं चिराग जी का। तो सबसे पहले वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको कि आपका सिलेक्शन जो है बीपीएससी AE में हो गया है। तो कृपया सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरा नाम जैसा कि आप जानते हैं चिराग गौड़ है, और मैंने बीपीएससी 2017 जो नोटिफिकेशन आया था उसमें उस परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की है, जिसका इंटरव्यू अभी 17 जून 2020 को हुआ था। तो उसमें मेरे को सफलता मिली है और 11वां स्थान मुझे प्राप्त हुआ है। और मेरा जन्म और जो पढ़ाई है वो मेरी दिल्ली से हुई है, और मैंने 2014 में बीटेक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। फिर उसके बाद से ही मैं तैयारी कर रहा था, और मैं अभी तो करंटली तो एमटेक कर रहा हूँ IIT भिलाई में। अच्छा, अभी आपका 14 के बाद आपने 19 तक के बीच में क्या आपने कुछ कहीं पे जॉब किया या फिर प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ, तो जैसे कि पहले साल मैं घर पे रह के मैंने एक कोचिंग में तैयारी की। उससे 2015 में मेरा गेट तो क्वालिफाई हुआ, 52-53 मार्क्स मेरे आए, लेकिन मेरा एमटेक करने का उस समय बिल्कुल भी रुझान नहीं था, मुझे जॉब के लिए जाना था। फिर 2015 में लेकिन मेरा कोई जॉब इंटरव्यू मेरे से रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, बस गेट में 53 मार्क्स आए बस उसी का, और मुझे एमटेक जाना नहीं था। उसके बाद 2016 में जब मैंने अच्छे से दोबारा प्रिपरेशन करी, खुद से सेल्फ प्रिपरेशन, तो मेरे 3 सबसे अच्छे इंटरव्यूज जो कि माने जाते हैं कि टेक्निकल फील्ड में सबसे अच्छे इंटरव्यूज होते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और न्यूक्लियर पावर इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ, और तीनों का मैंने इंटरव्यू दिया 2016 के अंदर। लेकिन 2016 के अंदर मेरे को फाइनल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद इन इंटरव्यूज के होने की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कर सकता हूँ, कि मुझे और इसको समय देना चाहिए और मेरा हो सकता है, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो फिर 2017 में लेकिन क्या हुआ कि मेरी फैमिली में कुछ पर्सनल कारणों के साथ मेरा काफी टाइम उधर चला गया और मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाया। इसलिए 2017 में मेरा कोई भी अच्छा टेक्निकल पेपर नहीं निकला, बस एक एफकेट करके एग्जाम होता है, एयरफोर्स SSB, एयरफोर्स में टेक्निकल पोस्ट के लिए, क्लास ए ऑफिसर के लिए, वो मेरा रिटन बहुत दुगने मार्क्स से क्वालिफाई हुआ। लेकिन वो तो मैं टेक्निकल बेसिस पे ही दे रहा था, लेकिन मुझे उसके इंटरव्यू का कोई पता नहीं था। उसमें 5 दिन का इंटरव्यू होता है, तो मेरी उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी। तो उसमें भी मेरा 2017 में फाइनल नहीं हो पाया, और 2017 में मेरे से कोई अच्छा रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। फैमिली कारणों की वजह से मेरा काफी समय घर में चला गया। उसके बाद फिर 2017 में मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2018 में जब मैंने और अच्छे से तैयारी करी, तो मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ, तो जब से मैंने तैयारी शुरू की थी 2015 से, मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन गोल था, मतलब जो यूपीएससी का एग्जाम होता है। तो 2018 में मेरा उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, 2019 में भी मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, 2018 में मैंने उसका मेंस लिखा है, और 2019 में 30 जून को मेरा मेंस का एग्जाम था, और बीपीएससी का मेंस एग्जाम था आपका 5 से 9 अगस्त को। तो क्या हुआ था कि 19 में मेरा जब मेंस हो गया था, उसके बाद मुझे पता था कि मेरा बीपीएससी का भी मेंस आ रहा है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को डिसकंटिन्यू नहीं किया, बल्कि मेरा
एमटेक के लिए आईआईटी भुवनेश्वर में मुझे मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच एलोकेट हो गई थी और आईआईटी भिलाई में मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलोकेट हो गई थी। लेकिन इधर आने से के साथ साथ ही मैं बीपीएससी की तरफ भी अपनी मेंस की तैयारी कंटिन्यू करता रहा। फिर मैंने मेंस के 9 एग्जाम दिए, तो मुझे लगा कि जो मेरी ईएस की तैयारी है वो उधर काम आई। तो 2019 में मैंने वो लिखा और मैं अपनी एमटेक के लिए शुरू कर दिया अगस्त से। तो अभी मेरे को 1 साल हो चुका है एमटेक करते हुए, और फिर अभी 20 तारीख को अभी मुझे पता चला कि मेरा बीपीएससी का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हो गया था। तो मेरा जब मेरिट लिस्ट में नाम आया तो मेरा 11वां स्थान आया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो लगभग 5.5-6 साल से जो मैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए काम कर रहा था, उसमें मुझे सफलता मिली। अच्छा, और आप से हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो बीपीएससी के बारे में, जैसे आप दिल्ली के हैं तो बीपीएससी और वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो और सीट भी ज़्यादा नहीं 102 है और वो भी आपको अनडिजर्व से फाइट करना होगा। तो आपका टारगेट कितना था कि कितना मार्क हमें लाना है किसी भी हाल में? इसमें जो रिटर्न पेपर होते हैं वो 9 पेपर होते हैं, उसमें से 2 जो थे वो हिंदी और इंग्लिश थे। वो सिर्फ वैकल्पिक, मतलब उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना था। बस जो 7 पेपर थे वो हमारे जनरल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, और एक जनरल स्टडीज का भी पेपर था। तो मैंने जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की थी, जिसमें मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि मैं मेंस 2 बार लिख चुका था, तो मेरे को कन्वेंशनल का थोड़ा आइडिया था, उसकी हैबिट हो गई थी। तो बीपीएससी का पैटर्न और सिलेबस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक जनरल इंजीनियरिंग का है अलग से। लेकिन अब मेरे पास, मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड किए कि वो जनरल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछता है, जीएस में क्या पूछता है। हिंदी इंग्लिश जब मैंने देखा तो वो तो इतना इजी लगा मुझे कि हिंदी में तो मैं 100 में से 80 नंबर ला सकता हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ 33 ही मार्क्स लाने हैं आपको हिंदी और इंग्लिश में, तो वो बहुत इजी था। बाकी जब मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो मुझे लगा कि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से कम ही लेवल है, गेट से भी कम ही लेवल है, और उसको किया जा सकता है। जनरल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बस थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट आ जाता है पेपर में, उसमें चैनल फ्लो आ जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा वास्ट हो जाता है, और एक लेआउट डिजाइन का क्वेश्चन आ गया था जो कि मैं नहीं कर पाया था क्योंकि वो सिविल का पार्ट था, और मैकेनिकल में हम कभी नहीं पढ़ते। एक शहर था, उसमें प्लान करना था कि कैसे कैसे इसमें वाटर का रिसोर्स डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था। तो उसमें थोड़ा सा जो जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट था वो मुझे नहीं आता था, लेकिन उसके लिए मैंने कोई स्पेशल काम नहीं किया था। जो मैं ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाता था, बस उनको ही मैं रिवाइज करता रहा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस किया। मैंने पिछले जो भी पुराने बीपीएससी के पेपर हुए थे उनसे मैंने इंस्पायर होके उनको ही अच्छे से करने की कोशिश की थी। अच्छा, यानी कि आपको ईएससी मेन लिखने का फायदा आपको इसमें बीपीएससी का जो मेन था उसमें मिला आपको। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद अच्छा, टारगेट आपका कितना था? एक मार्क होगा कुछ, जैसे आप यहाँ से बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप अनडिजर्व से आप फाइट करना होगा आपको, तो आपका एक टारगेट मार्क कुछ होगा ना आपके माइंड में कि हमें इतना मार्क लाना होगा कम से कम? जैसे यूपीएससी में बोलते हैं कि आपका 55% या 60% मार्क्स आ जाते हैं तो आप अच्छे, मतलब आपने अच्छा स्कोर किया है। तो यहाँ पर जैसे 700 मार्क्स का था, तो 700 मार्क्स का 50% होता है 350, लेकिन मेरा 60% का मैंने टारगेट किया था कि लगभग मेरे 60% मार्क्स आएंगे तो मैं सोचूंगा कि हाँ मैंने सच में ही तैयारी की। तो उसका 60% जो मार्क्स था वो मेरा प्लान था, और मैंने मार्क्स को ना ज्यादा देख के कॉन्सेप्ट को, और मार्क्स तभी अपने आप ही आ जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स और आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सभी के लिए पेपर कठिन होता है। अगर पेपर कठिन आएगा तो आपको मान लीजिए 50% टॉपर के मार्क्स आए, तो उस हिसाब से मान लीजिए पेपर इजी आ जाएगा, तो मान लीजिए 70% पर टॉपर चला जाए। तो मार्क्स मेरा उतना फोकस नहीं था, लेकिन उसकी तैयारी का एक लेवल कि मैं कितना भी कठिन पेपर आए तो मैं 50% मार्क्स तो कर ही कर लूं, और अगर नॉर्मल भी पेपर आता है तो 60% का टारगेट था। और बेसिकली कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस था कि
क्वेश्चन होने चाहिए मतलब, और कठिनाई के हिसाब से मार्क्स थोड़े वेरी होते रहते हैं। अगर पेपर कठिन आएगा तो वो 50% से टच हो जाएगा, और पेपर बहुत इजी आ गया तो वो 65% तक चला जाता है मार्क्स। अच्छा, चलिए अब उसके बाद जैसे बीपीएससी का आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया और इंटरव्यू आपका होना है, तो इंटरव्यू के लिए आपके माइंड में क्या 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 था और इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपने कैसे किया? हाँ, मैं पहले से ही बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज दे रहा था। मतलब मैंने लगभग 6 भारत के जो सबसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 2 बार मैंने फेस कर चुका था, इसरो 1 बार फेस कर चुका था, एनपीसीआईएल 1 बार फेस कर चुका था। तो मुझे एक अंदाजा हो गया है इंटरव्यू देने का, अंदाजा लग जाता है कि इंटरव्यू में वो किस लिमिट तक जा सकते हैं, वो कितनी डेप्थ तक जा सकते हैं, या किन किन एरिया में वो, आप खुद ही लगाइए कि 15 से 25 मिनट के बीच में आपसे वो एक लिमिट ही होती है, एक एरिया ही होता है कि वो आपको मौखिक रूप से सिर्फ उसी एरिया को टच कर सकते हैं। आपको वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उतना समय नहीं है, ना उनके पास उतना समय नहीं होता। तो मुझे उससे आइडिया लग गया था कि इन इंटरव्यूज में बेशक वो फेलियर मुझे लगा, लेकिन उनसे मैंने जो सीखा, जो मैंने उनसे लर्निंग की, वो जुड़ती गई, मतलब मेरे उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ। फिर बीपीएससी के लिए एक्चुअली मैं थोड़ा वो था कि कैसा इंटरव्यू आएगा, तो मैंने इसी चैनल पर गेट मास्टर्स करके सर का चैनल है, इस पर मैंने वीडियोस देखा, तो मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया और मेरा डर खत्म हो गया कि इजी ही आएगा और नॉर्मली पूछेंगे, उतना मतलब उतना भी टफ नहीं है और सब नॉर्मल होगा। तो मुझे इस चैनल से सच में मैं थैंक यू करूंगा सर को कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये इनिशिएटिव लिया कि हर दिन का अपडेट देते रहे थे कि आज ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, आज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से पूछे गए, आज आईसी इंजन से क्वेश्चन पूछे गए। तो उससे मेरा थोड़ा डर निकल गया और मैं थोड़ा काम माइंड से आगे मतलब अपना 17 तारीख का इंटरव्यू दे पाया। और मैंने फिर एमटेक के भी इंटरव्यू दिए थे, एमटेक के लिए आईआईटीज 4 आईआईटीज में, तो उनसे वो फुली 100% टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं। तो आईआईटीज का इंटरव्यू का, एमटेक का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा लेवल होता है, बिल्कुल भारत जैसा लेवल होता है। तो मुझे टेक्निकल में इंटरव्यू में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, मतलब इंटरव्यू में कर लूंगा, ऐसा था। अच्छा, और आपका तो इसमें बहुत अच्छा रैंक आया है, तो आने वाले जो वैकेंसीज हैं जिसमें कुछ एस्पिरेंट्स आपके जूनियर हो या फिर आपके दोस्त हों अपीयर होने वाले हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए उनको कि? हाँ, अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ही 2020 का आ गया है, वैकेंसी आ चुकी है और उसका फॉर्म पोस्ट करने का डेट 4 जुलाई ही है। और से पहले आपका कमीशन में आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और अभी यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी 1 नवंबर को ऐसा टेंटेटिव डेट आ चुकी है एग्जाम। तो हाँ जी, हमेशा मेरा मानना ये है कि जो कि मैंने पूरे 6 साल की प्रिपरेशन में सीखा, काफी सारे फेलियर्स के साथ सीखा, कि आपको एग्जाम पर फोकस करना सीखना होगा। मतलब आप गेट ओरिएंटेड ही 2 टाइप के पेपर होते हैं, एक गेट ओरिएंटेड पेपर होते हैं, एक थोड़ा सब्जेक्टिव और ईएस रिलेटेड, जिसमें थोड़ा वास्ट सिलेबस आता है। गेट में उतना वास्ट सिलेबस नहीं आता है। तो बीपीएससी का पहले सिलेबस देखिए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अपने पास लीजिए सबसे पहले, और आप उससे अगर अभी जैसे पैटर्न देखिए पहले, तो अभी मुझे लगता है कि अभी कन्वेंशनल नहीं है बीपीएससी में, सर ऐसा है क्या? अभी कन्वेंशनल इस बार कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव है, ओनली ऑब्जेक्टिव। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से सिविल और मैकेनिकल के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एकेडमी के, किसी भी पब्लिशर के, आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, 23 साल 25 साल के जो भी हैं, आपको वो पेपर से पहले 2 बार आपको लगा लेने चाहिए। मेरा 2018 में ईएस का प्रीलिम्स निकला था, क्योंकि पेपर से 3-4 महीने पहले मेरे को बस ये रियलाइजेशन हो गया था, मैंने ये समझ लिया था कि बस मैं यही करके जाऊंगा, इसके अलावा मतलब मेरे पास कुछ ज्यादा पढ़ने से और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आपके टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आएंगे, या आप
मतलब आप फोकस नहीं कर पाएंगे एक चीज पर। तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पकड़िए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम है ईएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी जो कंडक्ट करती है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लीजिए। क्योंकि बीपीएससी का जो पैटर्न है वो गेट जैसा नहीं है, आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और उनमें गेट जैसा कैलकुलेशन उतना नहीं रहता, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। तो आपको उसके 20 और 25 साल के जो भी पेपर हैं उनको 2 बार आपको समझ के, यूं नहीं कि आपने उसका आंसर रट लिया, आपको उसके आसपास का, जैसे कि उसने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रीम लाइन क्या बोलते हैं या स्ट्रीक लाइन किसे बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि स्ट्रीक लाइन क्या होता है। लेकिन अब आपको थोड़ा आगे पीछे का, दाएं बाएं का भी पता होना चाहिए कि भाई पाथ लाइन भी कोई चीज होती है और स्ट्रीम लाइन भी कोई चीज होती है, या इधर स्ट्रीम और भी जो भी आसपास के थ्योरेटिकल एक दो पॉइंट है वो आपको आपकी नॉलेज में होने चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत अच्छे से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो जब उनका सॉल्यूशन आप पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए, 60 क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर उनके आंसर पर जाइए कि मैंने कितने सही किए कितने गलत किए, और फिर उनके सॉल्यूशंस को देखिए अपने नोट्स से, क्लास नोट्स से, या जो भी आपने नोट्स बनाए, या आप उसका जो भी आप पब्लिशर की आपके पास बुक है आप उसमें से आंसर देखिए। तो वो छोटा सा आंसर नहीं बल्कि 2-3 और पॉइंट भी लिखे होते हैं कि स्ट्रीम लाइन इज ये होता है, या इसकी टेंजेंट पर अगर ये बनाए तो हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मिलता है, या टाइमलाइन इसे कहते हैं। तो उन उन पॉइंट्स को भी आप कवर कीजिए, और मतलब 2 बार आप ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कीजिए, ना कि रट के कीजिए। मतलब उसको आपको शिद्दत से आपको समझना पड़ेगा उसको। अच्छा, बाकी और भी कोई बात है जो आप बताना चाहेंगे? इंटरव्यू तो मोस्टली मैंने देखा कि लक पर भी चला जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत कम समय होता है, 12 से 15 मिनट में आपकी पूरी 3-4 साल की तैयारी का आपको वो नहीं टेस्ट कर सकते। तो इसलिए आप इंटरव्यू पे ना फोकस करके, इंटरव्यू बाद की बात है, अगर आप अच्छे से अपने रिटर्न में ही अच्छे मार्क्स लेके आए, अपने अच्छे से तैयारी करें, तो आपकी जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और सभी के लिए जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, और सभी के लिए जो भी आप देख रहे हैं इसको, आई एम थैंकफुल। और मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ इतने असफलताओं के बाद, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जो कोई और बच्चा मतलब असफलता से जूझ रहा होगा तो उसको एक होप मिले कि किया जा सकता है। और सच में मतलब फेयर सिलेक्शन है, कोई ऐसा, मैं बिहार से भी बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं दिल्ली से मेरा जन्म है, तो मैं मतलब ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि आप कहीं और से हैं और आप इधर जॉब नहीं कर सकते। तो बहुत फेयर सिलेक्शन मुझे लगा, और बहुत बहुत थैंक यू सर का भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thanks to all of you, my dear friends, for watching the videos. If you have any queries, you can write us on getmasters20@gmail.com. For more details, you can visit www.getmasters.org. You can also join our Telegram channel at Getmasters20. You can like our Facebook page, Getmasters Facebook page at Getmasters20, and you can follow us on Instagram at Getmasters20. And please like and share the videos and subscribe Getmasters on YouTube. Thank you.